डेट है आज 3 फरवरी 2021। और आज के करंट अफेयर के टॉपिक करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन रोज की तरह लास्ट में ही करेंगे, जो कुछ स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ये प्रबुद्ध भारत क्या है, क्यों न्यूज़ में, इसे देखेंगे। व्हाट इज़ बजट, बजट क्या होता है, और जो अभी इस साल का बजट पास हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, क्या टारगेट है, क्या अब तक का अचीवमेंट रहा। स्टारडस्ट 1.0 क्यों न्यूज़ में है और ये क्या है, कौन सा फ्यूल यूज़ किया है इसने। फिफ्थ है जी, नो इंडियन रोल इन डेवलपिंग ईसीटी इन कोलंबो। ये ईसीटी टर्मिनल है क्या, कोलंबो में किस से रिलेटेड न्यूज़ है, इंडिया का क्या रोल है, इसे देखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में बनने वाली है, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, इसे पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑन फकरा कंट्रीब्यूशन, ये एफसीआरए एक्ट है क्या, क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, प्रबुद्ध भारत। ये क्या है, इसके अभी इसने 125th एनिवर्सरी पूरी हो गई है, मतलब इसे बने हुए 125 साल हो गए हैं। तो प्रबुद्ध भारत को 125वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए न्यूज़ में है। प्रबुद्ध भारत को अवेकन्ड इंडिया भी कहा जाता है। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज में मंथली जनरल है, मतलब एक महीने में आने वाली जो पत्रिका होती है, समाचार पत्र होता है, या फिर आप जनरल बोल सकते हो, जो एक महीने में आता है। तो वो ये पब्लिश होता है, जो 1896 से पब्लिश हो रहा है। 1896 में स्टार्ट किया गया था। ये रामकृष्ण ऑर्डर है जो उनका ही जनरल है, रामकृष्ण का, आप जानते हो। ये स्टार्टेड किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो कब से पब्लिश किया जा रहा है ये याद रखना, 1896, 1896 से। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, बजट क्या है और क्या इस साल के बजट में प्रावधान है, प्रोविजंस है, वो देखेंगे। अभी ये जो बजट है ये फर्स्ट एवर पेपरलेस बजट है, कि पहला बजट है जो बिना पेपर के पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया। इससे पहले क्या होता था कि जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते थे पार्लियामेंट में, तो क्या होता था कि पेपर में लिख के लेके आते थे, बहुत सारे पेपर होते थे उसमें, और उसे रीड करते थे। लेकिन इस बार क्या है, टैबलेट लेके आए, टैबलेट में सारा कुछ जो लिखा हुआ था और उसे रीड किया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सीतारमन जी, उन्होंने किया। तो बजट होता क्या है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट वर्ड मेंशन नहीं है, ये आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 112 में 112 नंबर का अनुच्छेद है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूनियन बजट ऑफ द ईयर इज ए रेफर टू एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आएगी हर साल, लेकिन बजट नाम का वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बजट हर साल पेश किया जाता है। ये बजट सेशन लगता है उसमें स्टार्टिंग में, जैसे अभी 1 फरवरी को बजट सेशन स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट का, तो उसमें पेश किया गया। अब इस बजट सेशन में ये याद रखना है आपको कि इसमें होता क्या क्या है। बजट सेशन में क्या है, मतलब बजट पेश किया जाता है, बजट में क्या होता है। एक तो ये चीज़ कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो 112 नंबर के आर्टिकल है उसके थ्रू पेश किया जाता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का टोटल जो रिसिप्ट होती है और एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर का। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये तो आप जानते हो ना, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये ईयर होता है नॉर्मल ईयर। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है हमारी कंट्री का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, अगले साल 31 मार्च तक। जैसे इस साल का कब स्टार्ट होगा, 2021 से 2022 तक माना जाता है। जैसे 2021 का कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, तो इसे बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर, इस साल का फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर में ये देखा जाता है गवर्नमेंट को कितना रिसिप्ट, मतलब कितनी कमाई होने वाली है, इनकम कितनी होने वाली है, और कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा होने वाला है, ये सारा एस्टिमेट लगाया जाता है बजट में। सेकंड क्या होता है कि टोटल जो रिसिप्ट आई है पिछले साल की, बजट एस्टिमेट लगाते हैं कि टोटल रिसिप्ट कितनी आई है, कितनी इनकम हुई है पिछले साल में, और कितना रेवेन्यू आया है, ये सारा देखा जाता है, कितना लाभ कमाया है, इनकम कमाई है। दूसरा, वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, मतलब जो इनकम गवर्नमेंट करेगी, जो कमाई पैसा लेके आएगी साल में खर्च करने के लिए, वो कहाँ से किस तरीके से कमाएगी, ये सारा लेखा जोखा होता है। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब इस साल में कितना खर्चा होने वाला है, पूरा एक्सपेंडिचर कितना रुपया खर्च करने वाला है, कौन कौन सी स्कीम पे खर्च करने वाले हैं, सारी डिटेल होगी। तो इसमें पूरे जो फाइनेंशियल ईयर अभी क्लोज हुआ है 2020 से लेके 21 तक वाला,
जो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ पिछले साल का और 31 मार्च 2021 तक ख़त्म हो जाएगा ये फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी कितनी कमाई हुई, रिसिप्ट कितना हुआ, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना हुआ, ये सारा उसमें लेखा जोखा होता है बजट में। अब इसमें जो कमिंग ईयर है, जो स्टार्ट होने वाला है 2021 से 22 तक फाइनेंशियल ईयर, उसमें क्या पॉलिसीज़, क्या टैक्सेशन के प्रपोजल हैं, कितना टैक्स होगा, कितनी इनकम पे, सारा इसमें मेंशन होता है। कितना रेवेन्यू होने वाला है गवर्नमेंट को, कितना स्पेंड करेगी किस प्रोग्राम पे, कौन सी स्कीम, नई स्कीम चलाई जा रही है, सारा इसमें प्रेजेंट किया जाता है। और जब बजट पेश किया जाता है, इसके 6 स्टेजेस होते हैं बजट को पास करने के। किसी भी बजट को हर साल पास करने के 6 स्टेजेस में जाता है। पहली स्टेज होती है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, मतलब पहले फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और प्रेजेंट करते हैं बजट को पार्लियामेंट में। और फिर होता है जी जनरल डिस्कशन, फिर जो भी बजट पेश किया जाता है उस पर जनरल डिस्कशन होता है कि बजट में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद 3rd नंबर का प्रोसेस आता है स्क्रूटनी बाई डिपार्टमेंटल कमिटीज़। जो डिपार्टमेंटल अन्य अन्य विभाग की जो कमेटी होती है मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, जो भी मंत्रालय होते हैं जी, उनके अंदर विभाग होते हैं डिपार्टमेंट्स, वो डिपार्टमेंटल कमेटी होती हैं, कुछ पार्लियामेंट की डिपार्टमेंटल कमेटी होती हैं, तो वो क्या है, निरीक्षण करती हैं, स्क्रूटनी करती हैं कि डिटेल में कि क्या क्या प्रोविजंस है, कौन कौन सी प्रोविजंस है बजट में। उसके बाद होता है स्क्रूटनी के बाद वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ये क्या है, देख एक चीज़ इसके बारे में याद रखनी है जी, डिमांड्स फॉर ग्रांट सिर्फ लोकसभा में ही वोट किया जाता है, इसे राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है, तो लोकसभा ही इस पे वोट करती है। इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो हमारे इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे पैसा निकालने के लिए ये कितनी ग्रांट्स, कितना खर्चा एक्सपेंडिचर होगा, तो ये लोकसभा से पास किया जाता है। लेकिन पैसा तब तक नहीं निकाला जाता जब तक ये अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंशियल बिल पास नहीं हो जाते। इसके बाद जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, इसके बाद ये होता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, मतलब अप्रोप्रिएशन बिल को दोनों हाउस से पास किया जाता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। और इसी तरह फाइनेंशियल बिल आता है लास्ट में, और जब फाइनेंशियल बिल लास्ट में पास हो जाता है तो जब समझा जाता है कि बजट इस साल का पास हो गया। तो फाइनेंशियल बिल भी दोनों हाउस से होता है, लोकसभा और राज्यसभा से। तो अब इम्पोर्टेंट स्कीम वगैरह क्या इस यूनियन बजट जो पेश किया है इस साल का लेटेस्ट, क्या स्कीम्स योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। एक तो जी हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या गवर्नमेंट ने प्रोविज़न लिए हैं, क्या स्टेप ले रही है गवर्नमेंट। पीएम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना स्टार्ट की जाएगी अगले 6 साल के लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 64,000 करोड़ लगभग अलोकेट किए हैं कि हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए। कौन सी हेल्थ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों लेवल की हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाएगा, इसमें ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। दूसरा जी मिशन पोषण 2.0, अभी पोषण अभियान चल रहा है गवर्नमेंट का, उसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, मतलब जो बच्चे हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी ना हो सके, फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्कीम है जो पोषण अभियान, ये 2.0 मतलब इसका सेकंड फेज स्टार्ट किया जाएगा, जिसके लिए जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जी, जो ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा पुअर लोग जहाँ पे हैं उन पे ज़्यादा, जो मतलब जिनमें डेवलपमेंट बहुत ही कम है, विकास बहुत ही कम है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक कह सकते हो आप, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें स्कीम, जल जीवन अर्बन मिशन स्टार्ट किया जाएगा। जल जीवन मिशन अभी चल रहा है, आपको पता है। जल जीवन मिशन में क्या है कि आपके घर तक टेप्ड वाटर पहुँचाया जाए, कि घर घर तक क्या है कि आपको पाइप ज़मीन में गाड़ के आपके घर तक नल से पानी पहुंचाया जाए और आपको पानी मिल सके, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके आपके घर तक, ड्रिंकिंग वाटर टू होम। तो इसको भी अर्बन मिशन क्या है, अर्बन शहरी इलाकों में स्टार्ट किया जाएगा, जिसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं अगले 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये क्या है, इसमें क्या होगा कि अगर कोई मान लो पर्सनल प्राइवेट व्हीकल्स है, आपकी बाइक है, आपकी कार है, वो 20 साल से ज़्यादा हो गई है, तो उसका फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वो फिटनेस टेस्ट में फेल होती है तो क्या है, वॉलंटरी होगा, मतलब अपनी मर्जी से क्या है, लोग इन्हें ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करा सकते हैं। स्क्रैप का मतलब है जी कबाड़ में बेच के कटवा सकते हैं, उसके लिए रुपए वो अलाउ नहीं होगी एक तरह से। और अब जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए 15 साल की सीमा है कि अगर 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो उनका फिटनेस टेस्ट होगा। मतलब फिटनेस टेस्ट का मतलब ये है जी, उनका चेकअप ये नहीं किया जाएगा उन्हें बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है ना, मतलब कि कार का कैसे देखा जाएगा कि वो पॉल्यूशन तो ज़्यादा नहीं कर रही है, उसका इंजन बेकार तो नहीं हो गया, कि वो ज़्यादा धुआं तो नहीं देती है। तो ये फिटनेस टेस्ट किया जाएगा उसमें कि वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैला नहीं रही है,
तो टेस्ट करने के बाद कॉमर्शियल व्हीकल के लिए, कॉमर्शियल व्हीकल कौन से होते हैं, जैसे ट्रेड के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एक कंपनी का ट्रक वगैरह, लारी वगैरह है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान मान लो बाइक वगैरह लेके जाते हैं, तो ये कॉमर्शियल व्हीकल, तो इनके लिए 15 साल की सीमा, और प्राइवेट व्हीकल के लिए 20 साल की, वो स्क्रैप कर सकते हैं, कबाड़ में बेचा जाएगा उनको। और अगली है जी न्यूमोकोल वैक्सीन रोल आउट। ये क्या है, ये निमोनिया की एक वैक्सीन है जी, जो अभी 5 स्टेट के लिए प्रेजेंटली वर्क कर रही है, अभी 5 स्टेट में चल रही है, 5 राज्यों में इंडिया में। इसे पूरी कंट्री में रोल आउट किया जाएगा, पूरी कंट्री में दिया जाएगा वैक्सीन को। नेक्स्ट क्या है, स्वच्छ भारत मिशन है जो, उसका सेकंड फेज स्टार्ट किया जाएगा 2.0 अर्बन एरियाज़ के लिए, शहरी एरियाज़ के लिए, और अगले 5 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा 2021 से लेकर 2026 तक। इसके लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रोविज़न है, किस क्या क्या मेजर्स लिए हैं, बजट में क्या क्या दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जी। इसको डेवलप करने के लिए एक जी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, 7 टेक्सटाइल पार्क एस्टेब्लिश किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। ये पार्क कोई वो पार्क नहीं है जिसमें घास वास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, ये पार्क है जी टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल का मतलब है जी क्लोथ, कपड़ा, मतलब जो कपड़ा इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए एक फंड वगैरह सेटअप किए जाएंगे जो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सके। तो ऐसे 7 टेक्सटाइल पार्क अगले 3 साल में, नेक्स्ट 3 ईयर में एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो कपड़ा इंडस्ट्री है हमारी उसको बढ़ावा दिया जा सके। एक जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे, ये क्या है, इसे 20,000 करोड़ रुपए दे के सेटअप किया जाएगा, जो क्या है डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कंट्री में सहायता देगी, हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या होगा जी, एक नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन बनाई जाएगी। ये पाइपलाइन कोई वो नहीं है, पाइपलाइन तभी होती है गैस वगैरह की ना, जैसे अभी चल रहा है ना, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर बजट में था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये भी एक फंड है जी, जो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रमोट करने के लिए ये उसे बढ़ावा देता, प्रमोट करता है। और ऐसी नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन बनाया जाएगा जी, जो डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा। और क्या होगा, और जो नेशनल, जो इंडियन रेलवेज है हमारी, उनको, उनके लिए नेशनल रेल प्लान बनाया जाएगा, जो 2030 तक प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें क्या, रेलवेज़ को डेवलप करना है एक तरह से, 2030 तक मॉडर्न रेलवे बनाना है। एक स्कीम की जाएगी पब्लिक बस सर्विस को ऑगमेंट करने के लिए, मतलब प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए पब्लिक सर्विस, बस सर्विसेज को, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए एक न्यू स्कीम लॉन्च की जाएगी। और मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू का प्रोविज़न भी है जी इसमें। ये क्या है, मेट्रो लाइट, मेट्रो न्यू, इसमें क्या होगा कि जो टियर 2 सिटी और टियर 1 सिटी, उन टियर 1 सिटीज़ के पेरीफेरियल एरियाज़ में, टियर 1 सिटी और टियर 2 सिटीज़ क्या होती हैं, ये पॉपुलेशन के बेस पे डिसाइड होती हैं कि टियर 1 सिटी है, टियर 2 है, टियर 3, 4, 5, 6, ये पॉपुलेशन के बेस पे निर्धारित होती हैं। इसके लिए क्राइटेरिया होता है। और ये पेरीफेरियल एरिया क्या होगा, जैसे टियर 1 सिटी है, मान लो कोई ये शहर है जी, ये शहर बसा हुआ है, इसके अराउंड जो एरिया होता है ना, इसके चारों ओर, मतलब यहाँ विलेज वगैरह होंगे छोटे छोटे, तो इस पे डेवलपमेंट कम होता है, इसी को पेरीफेरल एरिया बोलते हैं। इसके अराउंड, मतलब सिटी के अराउंड एरिया, पेरीफेरल एरिया ऑफ टियर 1 सिटी। तो यहाँ पे मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू स्टार्ट किए जाएंगे। और क्या जी, एक फ्रेमवर्क है जी, जो कंज्यूमर्स होंगे, ये बहुत अच्छी प्रोविज़न है जी। जो भी आप मान लो घर में क्या है, अभी इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में बिजली आती है, उसमें क्या है कि आपको एक ही आदमी से बिजली लेनी पड़ती है। मान लो कोई भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उसी से आपको बिजली लेनी है, और जितना भी वो रेट निर्धारित करेंगे, वो उस रेट पे क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने रेट निश्चित कर दिया, उस रेट पे आपको बिजली खरीदनी पड़ती है, उसका बिल भरना पड़ता है हर महीने 2 महीने में। लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब दूसरी कंपनी को भी क्या है, पावर बेच सकती है, और आपके पास ऑप्शन होंगे, कंज्यूमर के पास, आपको किससे बिजली लेनी है, बहुत सारे होंगे। जैसे अभी क्या है, आपको मान लो बिस्किट खरीदना है, तो आपके शहर में, गांव में, जहाँ पे भी आप रहते हो, 2 दुकान है, आपके पास ऑप्शन है ना, किसी भी दुकान से खरीद सकते हो। इसी तरह बिजली का भी होगा जी, आपके पास पावर, आपको किस कंपनी से लेना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मोर देन 1 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई जाएंगी, ताकि कंज्यूमर के साथ पास ऑप्शन हो, अल्टरनेटिव ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्या होगा जी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये भी बहुत अच्छी प्रोविज़न है जी। नेशनल हाइड्रोजन मिशन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ये ग्रीन पावर सोर्स से निकाला जाता है हाइड्रोजन फ्यूल, ताकि इससे पॉल्यूशन कम होगा। और क्या है जी इसमें, और मेजर पोर्ट्स हैं, जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं जितने भी, जैसे आपका कौन कौन से पोर्ट्स हो गए, जैसे ये मुंबई पोर्ट हो गया, मैंगलोर पोर्ट हो गया। तो जो मेजर पोर्ट है, इनको क्या है, प्रमोट करने के लिए, इनमें डेवलपमेंट करने के लिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोविज़न है जी, कि प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर इनको प्रमोट किया जा सकता है।
और क्या प्रोविज़न है, एक जी उज्ज्वला स्कीम जो चल रही है अभी, उज्ज्वला स्कीम किससे रिलेटेड है, गैस कनेक्शन जो पुअर पीपल को, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनके लिए गैस कनेक्शन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें इस स्कीम को भी 8 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। और क्या है कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा, कम से कम 1 करोड़ और लोगों तक ये गैस कनेक्शन पहुँचाए जाएँ। एक होगा जी गैस पाइपलाइन, ये पाइपलाइन वही है जी, गैस की पाइपलाइन, पाइप दबाया जाएगा कहाँ के लिए, ये जो JNK यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा गैस पाइपलाइन। अब ये हो गया जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब फाइनेंशियल में क्या देखते हैं जी, क्या है बजट में। फाइनेंशियल में क्या है, एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाया जाएगा, किस किस को मिला के, सेबी एक्ट को, सेबी जानते हो ना आप, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस एक्ट को मिला के डिपॉजिटरी एक्ट जो डिपॉजिटरीज एक्ट है, और अदर 2 लॉ होंगे, 2 और लॉ होंगे, उनको मिला के एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा यूनिफाइड सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड। ये अब इनको सारा रेगुलेशन ये देखेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, एक हो जाएगा जी इन्वेस्टर चार्टर। ये क्या है जी, अभी मान लो आप इन्वेस्टर कोई निवेश करता है, पैसा निवेश करता है मार्केट में, तो उसमें के साथ कोई फ्रॉड ना हो, धोखाधड़ी ना हो, उसके लिए एक इन्वेस्टर चार्टर बनाया जाएगा टू इनेबल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की जा सके, इन्वेस्टर जो भी है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके धोखाधड़ी से। अब एग्रीकल्चर में क्या प्रोविज़न है जी, एग्रीकल्चर में जी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, उसको क्या है और भी एनलार्ज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा 22 पेरिसेबल क्रॉप के लिए। पेरिसेबल कौन सी क्रॉप होती है, पेरिसेबल का मतलब सड़ने वाली क्रॉप, जैसे टमाटो हो गया, टमाटो सड़ जाता है अगर 2-3 दिन से ज़्यादा वो रखा रहा तो इन क्रॉप के लिए अभी ऑपरेशन ग्रीन क्या है, अभी ये चल रही है स्कीम हमारी कंट्री में। तो ये क्या है स्कीम, ये टॉप क्रॉप के लिए, टॉप क्या है, टमाटो, ऑनियन और पोटैटो, ये 3 क्रॉप के लिए इसको क्या है 22 क्रॉप और जोड़ी जाएंगी इसमें। तो अब कितनी की हो जाएगी, 25 क्रॉप के लिए, 25 फसल के लिए हो जाएगी ये। इसमें क्या करता है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है, इन क्रॉप को क्या है जल्दी से परचेज करती है ताकि ये ख़राब ना हो, इनकी प्रोसेसिंग की जा सके। तो ये स्कीम 22 पेरिसेबल क्रॉप के लिए और बढ़ाई जाएगी। और क्या है जिसमें 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विद ई नाम मार्केट्स प्लेस। जो ई नाम मार्केट है ना जी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, वो 1000 मंडीज और इंटीग्रेट किया जाएगा उनसे। मतलब जैसे APMC मंडीज होती है ना, उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा ताकि लोग क्या है इंटरनेट पे ही खरीद बेच सकें अपना सामान, किसान वगैरह। और क्या होगा जी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, ये एक फ़ंड बनाया जाएगा जी, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होगा, इसमें जो APMC मंडी होती है ना, जहाँ अभी किसान अपना जो भी फसल होती है क्रॉप उसे बेचने के लिए जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एरियाज़ में होते हैं, तो उन APMC मंडीज़ में, APMC की फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये जो मंडी होती है APMC, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट किया जा सके, मतलब कि प्रमोट किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके, वहाँ पे अच्छे रोड हों, अच्छी फैसिलिटी हो, पीने के ड्रिंकिंग वाटर हो, ये फैसिलिटीज़ वगैरह बनाई जा सकें, उसके लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा। इसमें पैसा जो होगा, इस पैसे को इस पर खर्च करेंगे APMC मंडी के सुधार करने के लिए। और क्या होगा, जो फिशिंग हार्बर्स हैं, 5 मेजर फिशिंग हार्बर, उनको डेवलप किया जाएगा। फिशिंग हार्बर का मतलब है जहाँ पे फिशिंग प्रोडक्शन होता है, जैसे कोस्टल एरियाज़ में, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, इंक्लूडिंग कहाँ पे, चेन्नई, कोची, पारादीप और ये पटू घाट और विशाखापट्टनम, इन पर डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि जो मछली उत्पादन है, मछली का जो कृषि होती है, खेती होती है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। और क्या जाएगा, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये आपके क्वेश्चन बहुत चांस हो सकते हैं बनने के, एक सीवीड फार्मिंग है ना, उसको क्या है प्रमोट किया जाएगा। एक इसके लिए मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क बनाए जाएंगे, जो कि तमिलनाडु में सेटअप होगा। एक पार्क बनाया जाएगा मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क, ये तमिलनाडु में होगा। ये सीवीड क्या होती है, सीवीड होता है जी, जो सीवीड से मान लो जी समुद्र में घास की तरह होती है, ग्रास की तरह। ये क्या है, जैसे आपकी पालक होती है ना, पालक वगैरह, मेथी वगैरह, ऐसे ये क्या है वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल होगी, मतलब हरी सब्जियों में आएगी। इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं जी, इसमें विटामिन A भी इंक्लूड होती है, और हर तरह के न्यूट्रिशन होते हैं इसमें। तो एक तरह से क्या है, ये बहुत ही बैलेंस्ड फूड में काउंटिंग होती है इसकी। तो इसको क्या है, इस फार्मिंग को, सीवीड फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में। और क्या है जी, इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस बनाया जाएगा। ये सेस क्या है, मतलब जो टैक्स लेते हैं, टैक्स ऑन टैक्स, सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, और पर्टिकुलर चीज़ के लिए लेते हैं। और इसमें क्या है, किसके लिए सेस लिया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए सेस लिया जा रहा है, कृषि के लिए, ताकि उसके एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। ये पेट्रोल, डीजल, एप्पल्स और एल्कोहल्स वगैरह पे ये सेस लगेगा, एक्स्ट्रा सेस, एक्स्ट्रा टैक्स मान लो आप, और उस ये एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। अब साइंस एंड टेक में क्या जी, ये देखते हैं। साइंस एंड टेक को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये बनाया जाएगा, एक बॉडी होगी
जो क्या है हमारी कंट्री में जो जितनी भी रिसर्च होती है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, उसकी देखभाल ये करेगी और प्रमोट करेगी इनोवेशन को। और डिफेंस में क्या जी, डिफेंस में एक होगा जी 15th फाइनेंस कमीशन था जो, उसने कुछ यूनियन बजट के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी थी, कुछ सिफारिशें दी थी, उनको इंक्लूड किया कर लिया गया है इस बजट में। इसमें क्या है, हेल्थ जो स्पेंडिंग है उसको बूस्ट किया गया है, मतलब जितना भी स्वास्थ्य पे खर्चा होता है उसको बढ़ाया गया है। और हायर बोरिंग लिमिट्स फॉर स्टेट्स, मतलब राज्य जितनी उधार ले सकते हैं उसके लिए लिमिट लगाई गई है। दूसरा क्या है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, सेंट्रल, आप जानते हो ना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होती हैं, एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। इनमें फ़र्क क्या होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती हैं, दोनों ही इंप्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करती है, सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं और पैसा भी दोनों देती हैं, फंड देती हैं दोनों, तो इनको क्या है कंसोलिडेट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, ज़्यादा ना हो। और इनको जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों फंड देती हैं, दोनों ही क्या करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं। इनको कंसोलिडेट किया जाएगा, मतलब कि ज़्यादा जैसे स्कीम चल रही हैं उनको मर्ज किया जाएगा, एक तरह से मिलाया जाएगा। एक क्या होगा जी, क्रिएशन ऑफ नॉन लैप्सेबल डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड। ये क्या जी, नॉन लैप्सेबल फंड, डिफेंस के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा जो क्या है कि नॉन लैप्सेबल होगा। नॉन लैप्सेबल का मतलब है जी, नॉन लैप्सेबल का मतलब है जैसे मान लो इस ईयर में जितना फंड दिया 100 रुपये का अलोकेट किए, तो ये क्या है, इस साल में खर्च हुआ सिर्फ 80 रुपये, 20 रुपये बच गए, तो ये क्या है गवर्नमेंट के पास वापस नहीं चला जाएगा, ये अगले साल में जुड़ जाएगा, मतलब लैप्स नहीं होगा, एक तरह से अगले साल में जुड़ जाएगा। जो अगले साल के लिए मान लो 100 रुपये या 200 रुपये होंगे तो अगले साल में ऐड हो जाएगा, 220 हो जाएगा या 120, तो अगले साल में यूज़ होगा। और जो इस मतलब लैप्स हो जाता है, गवर्नमेंट वापस ले लेती है, उसे बोलते हैं लैप्सेबल। तो ये नॉन लैप्सेबल डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी फंड होगा जो डिफेंस के लिए अलोकेट किया जाएगा। ये सेस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू क्या सेस लिया जाएगा, ये भी एक्स्ट्रा टैक्स। अब टैक्सेशन के लिए क्या प्रोविजन है, मतलब टैक्स में क्या रखा गया है, एक तो जी जो टैक्स हॉलीडे इंक्रीज कर दिए गए हैं, मतलब कि अगले साल क्या है, मार्च और अगले साल मार्च तक, नेक्स्ट ईयर जो स्टार्टअप होती हैं, कंपनी होती है, उनके लिए टैक्स में छूट दी है, एक तरह से टैक्स हॉलीडे। और क्या गया है, जो कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है उसको भी एक्सटेंड किया कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है जी, ये एक बार पूछ भी चुकी है ये यूपीएससी। कैपिटल गेन टैक्स होता है कि मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, मतलब लैंड है आपके पास, या फिर गोल्ड है, सोना है, या आप बेचना चाहते हो, ये अभी आपके पास रखा है, तो इसमें देखा जाता है आपके पास कितने साल रहा है, 1 साल रहा है, 1 साल से ज़्यादा रहा, तो उस हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया टैक्स के। तो जब आप बेचते हो ना ऐसी जो प्रॉपर्टी होती हैं, तो उन पर टैक्स लेती है गवर्नमेंट, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो इसमें भी लेकिन एग्जाम्पशन दी गई है, मतलब छूट दी गई है गवर्नमेंट ने। और क्या जी प्रोविज़न और है जी, जो 1% कंपनीज है, मतलब 1% कंपनीज होती हैं जो एक आदमी कंपनी खोलता है, चलाता है स्टार्टअप, तो इनको ग्रो करने के लिए भी इन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा, मतलब इन पे ताकि कम टैक्स लगाया जा सके, छूट दी जा सके इन्हें, तो इसमें भी प्रोविज़न की गई हैं। तो ये था जी हमारे बजट ओवरऑल क्या डिटेल्स थी सारी। तो बजट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है गवर्नमेंट होप्स टू कट फिजिकल डेफिसिट टू 4.5% बाई फाइनेंशियल ईयर 2026। मतलब गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, ये रखा है, उम्मीद जताई है कि जो फिजिकल डेफिसिट है ना, ये हम जानेंगे फिजिकल डेफिसिट डिटेल में क्या होता है, सब जानेंगे इसके बारे में। अभी न्यूज़ देखते हैं कि ये टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने कि 4.5% तक करना है फिजिकल ईयर 2026 तक, 2026 तक 4.5% करना है, ये मान लो आप। अभी क्या है बजट में, जो निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो फिजिकल डेफिसिट 2021-22 के लिए, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर चलने वाला है ना 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 से 2022 तक, उसके लिए फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा है 6.8%। लेकिन यही 2025-26 तक कितना लेके आना है, 4.5% तक लेके आना है। और जो इस साल का टारगेट था जो चल रहा है अभी, ख़त्म होगा ये 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, इसके लिए टारगेट कितना रखा था, 3.5% रखा था ओरिजिनल टारगेट, जब गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था कि फिजिकल डेफिसिट इस साल में 3.5% तक अचीव करना है। लेकिन रहा कितना, ये हो रहा जी 9.5% जीडीपी का, जितनी हमारी जीडीपी है उसका 9.5% फिजिकल डेफिसिट रहा। और ये क्यों रहा, कारण क्या थे, इतना फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया,
इसके कारण थे जी कोविड-19 सबसे बड़ा। कोविड-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट बढ़ा, जिसकी वजह से क्या है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी हमारी कंट्रीज में, आपको भी पता है। और इसकी वजह से क्या, लॉकडाउन की वजह से लो रेवेन्यू प्राप्त हुआ गवर्नमेंट को, लाभ इनकम जो कम आई। और क्या जी, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रही कंट्री की, आपको पता है नेगेटिव में चली गई थी इकोनॉमिक ग्रोथ। किस कारण से, गवर्नमेंट को एक तो जी हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग करनी पड़ी रिलीफ देने के लिए। गरीब कल्याण योजना चलाई गई, गवर्नमेंट को फ्री पैसे दिए गए, सब्सिडी और भी बहुत तरह की दी गई, आत्मनिर्भर भारत चलाया गया, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की। तो ये कारण थे फिस्कल डेफिसिट कम होने के। ये कारण भी पूछे जा सकते हैं एज इट इज़, क्योंकि बजट में दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी और पूछ लेगा आपसे, तो ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस साल के बजट में रखाएगी, जो एफआरबीएम एक्ट है। ये एफआरबीएम एक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, पहले न्यूज़ देखते हैं। जो एफआरबीएम एक्ट में जो क्या है, टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का, उसको क्या है, चेंज करना है, इसमें भी अमेंडमेंट करना है। ये भी प्रपोजल रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। अब फिस्कल डेफिसिट होता क्या है ये देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट आप सिंपल टर्म में जानो, जितना भी एक साल में गवर्नमेंट कमाई करती है, इनकम करती है, और जितना खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है, इसका जो डिफरेंस होता है वो ही होता है जी फिस्कल डेफिसिट। मान लो एक्सपेंडिचर हो गया जी 100 रुपये का, 100 रुपये का खर्चा हुआ साल में, और लेकिन इनकम गवर्नमेंट ने कमाया कितना है, कमाया 80 रुपये। तो एक्सपेंडिचर में से इनकम घटा देंगे तो कितना बचा, 20 रुपये जी। ये क्या है, इसे डेफिसिट हो गया, घाटा हो गया, इसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसको। टोटल रिसिप्ट जितनी है, टोटल एक्सपेंडिचर जितना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट घटा देते हैं, टोटल इनकम है गवर्नमेंट की, उस वो बचता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अब देखते हैं, जैसे मान लो आपके घर में जी 100 रुपये कमाते हो आप, और 80 रुपये, मतलब मान लो 80 रुपये कमाते हो आप, 100 रुपये खर्चा कर देते हो, तो कितना घाटा हुआ आपको, 20 रुपये का हुआ ना। यही फिस्कल डेफिसिट आपके घर का है, और यही होगा गवर्नमेंट का। तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट है और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है, इनको घटा दिया जाए किस में से, टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो इन्हीं का डिफरेंस कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। अब इस फिस्कल डेफिसिट को क्या है, पूरा करने के लिए जो 20 रुपये का फिस्कल डेफिसिट हुआ गवर्नमेंट को, ये कैसे गवर्नमेंट पूरा करती है, उधार लेती है, बोरो करती है, बोरोइंग के थ्रू करती है, उधार लेती है। तो इस तरह से फिस्कल डेफिसिट को अदर वर्ड में डिफाइन किया जा सकता है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जितना भी गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, बोरो करती है फिस्कल डेफिसिट के लिए, इसे फिस्कल डेफिसिट को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं जी फिस्कल डेफिसिट के, इतना घाटा हो गया तो इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं जी। एक तो जी ये इन्वेस्टमेंट सेविंग जो होती है बैंक के पास, वो लिमिटेड पूल होता है उसका, मतलब कि लिमिटेड धन होता है ना बैंक के पास, तो उस सेविंग्स जितनी भी होती है बैंक के पास, उसे क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देती है। जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक बैंक, इनके पास लिमिटेड सेविंग होती है, जो किस किस को उधार देती है, प्राइवेट बिजनेस को देती है, या फिर गवर्नमेंट को उधार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो इसे देती है। लेकिन ये सेविंग क्या है, जब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा, इसका रेशो ज़्यादा होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे तो जो बोरोइंग है वो तो गवर्नमेंट ले लेगी ना, उधार ले लेगी। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्योगपतिज हैं, उनके लिए बोरो करने के लिए कम मनी बच जाएगी, लेसर अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट इन द मार्केट फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, तो उनके लिए बहुत कम मनी बच जाएगी। इसलिए क्या है, इससे क्या होगा, फिर जो लेसर अमाउंट ऑफ मनी बचेगी, मान लो कम मनी बच गई बैंक के पास, तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो हायर इंटरेस्ट रेट होगा, जिसकी वजह से क्या है, जो लेंडिंग होगी, उधार देंगे, फिर अगले जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनको भी हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, मतलब ब्याज की दर ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इससे होगा जी जो फिस्कल डेफिसिट है, हायर फिस्कल डेफिसिट है, और उसकी वजह से जो हायर इंटरेस्ट रेट हो गया, जो ब्याज की दर बढ़ानी पड़ी बैंकों को, तो इससे जो आरबीआई हमारा वो भी जो इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या है, इसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा इंटरेस्ट रेट को, और जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए स्टेप लेता है ना आरबीआई, तो उसमें भी फेल हो जाएगा, उसे भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब लिमिट क्या है जी, एक्सेप्टेबल लिमिट फिस्कल डेफिसिट की किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, मतलब कितना डेफिसिट रहना चाहिए। देखो जी, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फिस्कल डेफिसिट, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना, डेवलप्ड इकोनॉमी, उनसे हायर हो सकता है। क्यों हायर हो सकता है, उनसे ज़्यादा क्यों हो सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, डेवलपिंग मतलब विकासशील देश, और डेवलप्ड मतलब विकसित देश, जैसे अमेरिका है, यूके है, और डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जी। तो इसमें क्यों हाई हो सकता है डेवलप्ड कंट्रीज़ से डेवलपिंग कंट्रीज़ का, क्योंकि जी जो गवर्नमेंट होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे
बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है, जैसे सब्सिडी दे दी, किसान को सब्सिडी दे दी, फार्मर को, या फिर और भी पुअर पीपल को, जैसे गरीब कल्याण योजना चलाई गई, फ्री पैसे दिए गए, और भी बहुत सारी स्कीम चलाती है गवर्नमेंट। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका ज़्यादा हो सकता है। और जो इंडिया में FRBM एक्ट है ना, वो सजेस्ट करता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसे 3% GDP के 3% तक लेके आना, ये आइडियल टारगेट है गवर्नमेंट को लेके आना फिस्कल डेफिसिट। अब ये FRBM एक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ये FRBM एक्ट, FRBM की फुल फॉर्म है जी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये 2003 में पास किया गया था गवर्नमेंट ने, किस लिए? ताकि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसमें स्टार्टिंग में टारगेट रखा था कि 3% ऑफ GDP लेके आना है फिस्कल डेफिसिट, ये 2009 तक रखा था, लेकिन फिर इसे बाद में अमेंडमेंट सुधार इसमें करके अमेंडमेंट करके बार बार बढ़ाया गया। और आपने देखा जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इस साल का जो 2020 का करना था टारगेट, 2020 से 2021 का फिस्कल डेफिसिट, वो 3.5 रखा गया था टारगेट, 3.5%, मतलब 3.5% होना चाहिए GDP का, लेकिन 9.5% रहा, आपने देखा। तो इसमें टारगेट क्या थे FRBM एक्ट के? यही टारगेट थे कि क्या है, जो इंडियाज़ की फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए। और एक बात बता दूं जी, ये FRBM एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए तो, और PCS के लिए भी, किसी एग्जाम के लिए। इससे UPSC में तो हर साल एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। 2020 के में भी ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ से पूछा है और इसमें क्या प्रोविज़न है। और जो एक्ट से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, कि जो फिस्कल स्टेबिलिटी है वो अचीव करना है इंडिया को, और जो RBI है उसको हेल्प मिल सके, फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, ताकि वो इन्फ्लेशन से डील कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अब ये क्या है, इंडिया का जो डेट है वो ओवरऑल ईयर के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके उसे, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था। अब की फीचर देखते हैं जी थोड़ा FRBM एक्ट की। ये क्या है, ये गवर्नमेंट को मैंडेटरी करती है कि उसके लिए अनिवार्य है गवर्नमेंट के लिए कि जो भी यूनियन बजट में जब भी पेश होता है ना, हर साल प्रेजेंट करती है यूनियन बजट पार्लियामेंट में, उसके साथ साथ एनुअली हर साल 3 डॉक्यूमेंट रखे जाएं। 3 डॉक्यूमेंट, ये मैंडेटरी है जी। किसके थ्रू? FRBM एक्ट के थ्रू ये मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट जब भी यूनियन बजट पेश करेगी 3 डॉक्यूमेंट साथ में रखेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो 3? ये जी, एक पहला है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, थर्ड है फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। क्या ये याद करने जरूरी है? बिल्कुल जी, इसी से क्वेश्चन आया था। देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सिर्फ इतना पूछ लिया था, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा, मतलब कौन से किस में दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, आर्टिकल 110 में, 1112 में, या FRBM एक्ट में? उसका आंसर था FRBM एक्ट। आप देख सकते हो 2020 का क्वेश्चन उठा के, प्री का 2020 का UPSC CSC का प्रीलिम का क्वेश्चन उठा के। तो ये स्टेटमेंट जब ये पूछी गई है तो ये भी पूछी जा सकती है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट FRBM एक्ट में है। जब भी बजट पेश होगा ये 3 डॉक्यूमेंट साथ में पेश किए जाएंगे बजट के साथ। ये FRBM एक्ट मैंडेटरी करता है, ये वर्ड भी आपको याद रखना, मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है जी, बिल्कुल रखना ही रखना है। तो ये था इस न्यूज़ में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज स्टारडस्ट 1.0 द फर्स्ट रॉकेट टू रन ऑन बायोफ्यूल। अभी जी स्टारडस्ट 1.0 ये लॉन्च किया है USA ने, अमेरिका ने 31 जनवरी को। ये एक लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल ये देखो जी, ये है लॉन्च व्हीकल। ये क्या है, सेटेलाइट वगैरह को स्पेस में लेके जाता है, ये लॉन्च व्हीकल है। ये फर्स्ट ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसके लिए बायोफ्यूल यूज किया है, बायोफ्यूल यूज किया है। जो बायोफ्यूल क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है इन्वायरमेंट के लिए, मतलब पॉल्यूशन बहुत कम फैलाता है, पॉल्यूशन नहीं होता इससे। रॉकेट फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह, जैसे आपकी बाइक है पेट्रोल से चलती है ना, इसके लिए यूज किया गया बायोफ्यूल ईंधन इसके लिए। जो स्टारडस्ट 1 है लॉन्च व्हीकल है। और इसके बायोफ्यूल होता क्या है जी, बायोफ्यूल क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल होता है जो ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है लिविंग और वंस लिविंग मटेरियल, मतलब कोई भी लिविंग और पहले लिविंग रहे वो मटेरियल बहुत सालों तक वो ज़मीन में दब जाते हैं, उनसे निकाला जाता है बायोफ्यूल। हाइड्रोकार्बन फ्यूल भी बोलते हैं इसे। ये क्या है, पॉल्यूशन कम होता है जिससे। और ये तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड की में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। सॉलिड कौन सा होता है, जैसे वुड हो गया, ड्राइड प्लांट मटेरियल हो गए, सूखे जो पेड़ पौधों के मटेरियल है वो हो गए, या मैन्योर हो गया, खाद हो गया, उससे भी बायोफ्यूल बनाया जाता है। गोबर खाद से भी बनाया जाता है जी, जो गाय भैंस का गोबर होता है, डंग, उससे। लिक्विड फॉर्म में कैसे होता है, बायो इथेनॉल की फॉर्म में, बायो डीजल की फॉर्म में, और गैस की फॉर्म में, बायोगैस की फॉर्म में होता है जी। ये तीनों फॉर्म में होता है, ये भी याद करना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में। स्टेटमेंट में इतना दे के पूछ सकते हैं कि एक फॉर्म में होता है कि सॉलिड में होता है, सिर्फ गैस में होता है।
तो इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, नो इंडियन रोल इन डेवलपिंग ईसीटी इन कोलंबो। कोलंबो कहाँ पे है जी? श्रीलंका में कोलंबो। यहाँ पे एक पोर्ट बना हुआ है, पोर्ट का नाम क्या है? ईसीटी। ये क्या है? ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल। इसे इंडिया भी डेवलप कर रहा था जी। 3 कंट्री का इसमें एक एग्रीमेंट था, इंडिया, जापान और श्रीलंका। अभी जो श्रीलंका ने रिफ्यूज़ कर दिया इंडिया को कि अब हम किसी से भी ये डेवलप नहीं कराएंगे। ये पोर्ट है जी, देखो ईसीटी टर्मिनल, ये श्रीलंका का ईसीटी टर्मिनल है। इसमें अभी श्रीलंका ने किया क्या है कि डिनाई कर दिया सेलिंग, लीजिंग आउट और कमिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्री। मतलब किसी भी विदेशी देश से ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है जो ये कोलंबो में, किसी से भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे इसे डेवलप करने के लिए। ये क्यों किया गया? एक तो जी इसका श्रीलंका का ईसीटी के लिए एग्रीमेंट था ट्राईलेटरल, जापान, इंडिया और श्रीलंका के साथ। ये ट्राईलेटरल एग्रीमेंट था। ट्राईलेटरल मतलब 3 कंट्रियों का ये एग्रीमेंट था, समझौता था। ये क्यों किया गया? क्योंकि जो वर्कर्स थे वहाँ के इस पोर्ट पे वर्कर, उन्होंने विरोध किया इसका कि कोई भी फॉरेन फंडिंग नहीं आएगी, कोई भी फॉरेन कंट्री का इसमें रोल नहीं रहेगा। इसलिए ये एग्रीमेंट से श्रीलंका पीछे हट गया। इसमें इंडिया का जो था जी लिंक 70% तक था। जो 70% तक क्या है, इसमें इंडिया इन्वॉल्व था एग्रीमेंट में, इन्वेस्ट करता। श्रीलंका ने कहा है कि कोई बात नहीं इंडिया से कि आपको ईसीटी में नहीं करने दिया जा रहा है इन्वेस्ट, तो आप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में कर सकते हो। इसका दूसरा पोर्ट है जी जिसका नाम है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। तो इंडिया वहाँ पे, इंडिया को संभावना जताई जा रही है कि वहाँ पे पॉसिबल इन्वेस्टमेंट इंडिया कर सकता है। तो ये था इसी में बस थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप इन लद्दाख। अभी प्रावधान आए जी कि लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी जो यूनियन टेरिटरी है, आपको भी पता है। तो इससे ये इसका नाम होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। एक बिल पेश किया जाएगा जिसके लिए यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक बिल पास किया जाएगा, तब यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो इससे रिलेटेड यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रेगुलेशन ऑन FCRA कंट्रीब्यूशन। FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये अभी इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये कौन इम्प्लीमेंट करता है इस एक्ट को? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। इसने गाइडलाइंस इशू की हैं, नई गाइडलाइंस इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को क्या है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये एक्ट 2010 में बनाया गया था। तो इसमें कहा है कि जितनी भी, इसमें होता क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पहले आप ये समझो। जैसे मान लो जी हमारी कंट्री में कोई भी NGO वगैरह होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर सरकारी संस्था, इन्हें क्या फॉरेन से फंडिंग मिलती है। फॉरेन मतलब विदेश से इन्हें पैसा मिलता है। जैसे मान लो कोई एजुकेशन को, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NGO काम कर रही है, या कोई इन्वायरमेंट को पर कंजर्व करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही है, या फिर और भी वुमेंस के जो वो होते हैं इंटरेस्ट, उनको बचाने के लिए, चिल्ड्रन को सेफ्टी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए काम कर रही है कोई NGO, जो बाहर से पैसा मिलता है उसे बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मतलब बाहर के जो विदेशी देश हैं या कोई आदमी है कोई भी, वो डोनेट करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं कि भी इन्वायरमेंट को बचाया जाए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, वुमेंस की सेफ्टी के लिए प्रोविज़न हो, तो उनके लिए फंडिंग करती है। तो जो भी बाहर से फंडिंग होगी इस एक्ट के थ्रू क्या है, किसी भी NGO को बाहर से, मतलब मान लो कोई भी NGO यहाँ पे सेटअप है, इंडिया में लोकेटेड है उसका सोर्स, और वो बाहर से डोनेशन ले रही है किसी से भी, तो वो फॉरेन सोर्स में मानी जाएगी। कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट किया जाएगा उसे, चाहे वो बाहर की हो। मान लो बाहर की कोई NGO है और यहाँ पे सेटअप है, और वो फिर फॉरेन से क्या है उसे पैसा मिल रहा है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा कि डोनेशन माना जाएगा, आपको विदेश से पैसा मिल रहा है। तो ये प्रोविज़न रखे हैं। तो न्यू गाइडलाइंस में और क्या क्या है ये देखते हैं, जो नई जो गाइडलाइंस जारी की है होम मिनिस्ट्री ने। देखो जी, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसका स्कोप एक तो वाइड कर दिया, बढ़ा दिया गया है। कैसे? अब जो वो होते हैं ना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी फॉरेनर की तरह माने जाएंगे, मतलब विदेशों की तरह। ये कौन होते हैं? जैसे जी मान लो कि बाप दादा परदादा इंडिया से रहे ना, इंडिया के सिटीजन रहे, तो उनको एक कार्ड दे दिया जाता है, जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, ऐसे डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है जिसमें लिखा होता है ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो उन्हें कुछ छूट दी जाती है, मतलब ये बिना वीज़ा के। जैसे आप कंट्री से दूसरी कंट्री से आते हो, इंडिया में वीज़ा लेना पड़ता है ना, वीज़ा मतलब एक तरह से परमिशन लेनी पड़ती है इंडिया में आने के लिए। तो इन्हें कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती, इन्हें घूमने के लिए यहाँ रहना है, ये एज ए इंडियन सिटीजन की तरह रह सकते हैं, घूम सकते हैं। तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती इंडिया आने के लिए। तो अगर लेकिन ये फंडिंग देंगे ना किसी NGO को, किसी NGO वगैरह को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या आपकी गैर सरकारी संस्था होती हैं, तो इन्हें भी फॉरेनर की तरह यूज़ किया जाएगा, मतलब विदेशों की तरह। जैसे विदेशों से फंडिंग आती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा जो ये पैसा देंगे। नई क्या गाइडलाइंस है जी दूसरी? नेक्स्ट, मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ FATF। नई गाइडलाइंस एक ये है जी, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना,
ये कब बनाई गई थी? 1989 में बनाई गई थी। किस लिए? मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए और टेरर फाइनेंसिंग, जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए फाइनेंस फंडिंग देते हैं ना, उसको रोकने के लिए, और ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग से कह सकते हो, ब्लैक मनी काला धन को, इलीगल जो मनी होती है अवैध धन, उसको रोकने के लिए ये बनाया गया था FATF। अब होम मिनिस्ट्री ने कहा है जो गाइडलाइंस FATF की है ना, तो सारी NGOज हैं जो, इसकी गाइडलाइंस को भी मानना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड को जो सेट किए हैं। और नेक्स्ट क्या जी, और पूछा जी, जो भी मान लो NGO हैं, गैर सरकारी संस्था हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिलती है, उन्हें आभास होता है कि ये इससे संदेह है किसी डोनर पे कि वो इलीगल एक्टिविटी के लिए पैसा दे रहा है, तो वो क्या है, मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करेगी, होम मिनिस्ट्री को। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग रूल क्या है, मतलब अभी जो रूल है वो क्या है? वो रूल है जी, एक तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग बाय बैंक, मतलब बैंक मैंडेटरी अनिवार्य है, कोई भी बैंक है, जिस बैंक में भी जिस NGO का पैसा आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो बैंक क्या है, इन्फॉर्म करेगा विद इन 48 आवर, 48 घंटों के भीतर भीतर मिनिस्ट्री को इसे इन्फॉर्म करेगा, बताएगा कि कितनी फंडिंग आई है। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में दिया गया है ये प्रोविज़न। और क्या प्रोविज़न है जी, एक ये जी, इसके लिए क्या है, अभी का ये था, अब जो अमेंडमेंट किया गया 2020 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, फिर नाम रखा गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें अभी क्या है, इसमें प्रोविज़न है, नई प्रोविज़न, कि सभी जो ऑल NGO जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हें क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अगर उन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेनी है। और ये ब्रांच न्यू दिल्ली में होनी चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई दिल्ली में होनी चाहिए, न्यू दिल्ली में होनी चाहिए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की में ही आप अकाउंट खुलवा सकते हो और फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसी अकाउंट में ले सकते हो। ये प्रोविज़न है जी नई में, जो नई प्रोविज़न है 2020 के एक्ट की। और दूसरा ये है जी, जो भी डोनेशन आएगा फ़करा अकाउंट में, मतलब जो इनका ये फ़करा नाम से होगा, FCRA अकाउंट होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अकाउंट, वो SBI ब्रांच में होगा और उसको एग्जिस्टिंग अकाउंट में लिंक करना होगा। दूसरा क्या है जी, अब इसके मतलब रीज़न क्या है रेगुलेशन के, जो इसमें रीज़न मतलब कारण क्या है जो गवर्नमेंट ने ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रेगुलेट किया है इन एक्ट को, क्या है जी? पहला रीज़न है जी, कारण ये है 2010 में जितनी फंडिंग आ रही थी ना जी, फॉरेन से विदेशी जो फंडिंग आ रही थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो 2019 में वो डबल हो गया है। और दूसरा क्या है कि जितने भी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन होती है वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रही जिसके लिए वो पैसा दिया गया है, समझे? मान लो एजुकेशन के लिए दिया गया है और पैसा कुछ और ही चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। एक तो ये प्रोविज़न है जी। दूसरा क्या है जी, दूसरा क्या है कारण इसका, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो 6 NGO का एक तो लाइसेंस रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उन पे आरोप था, हु आर अलीजिड का मतलब है जी, उन पे आरोप था, ये आरोप लगाया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि ये क्या जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रही है ना, फॉरेन से पैसा आ रहा है, विदेश से पैसा फंडिंग आ रही है, ये रिलीजियस कन्वर्जन के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए यूज़ हो रहा है, उन्हें लालच दे के, पैसे दे के बदला जा रहा है उनके धर्म को। एक ये आरोप लगाया जी। और क्या है जी, एक दूसरा जी, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होती है जो इंटरनल सिक्योरिटी को, हमारी कंट्री की जो आंतरिक सुरक्षा उसको अफेक्ट ना कर सके, प्रभावित ना कर सके, इसलिए भी इन पर ये रोक लगाई है। दूसरा इन पे रोक लगाने का कारण क्या है जी, सेकंड मतलब नेक्स्ट कारण है जी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी NIA, इसने क्या है एक केस रजिस्टर किया फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन बेस्ड ग्रुप है जो फॉरेन से फंडिंग आती है उसके खिलाफ, कि वो क्या है इन NGOs को जो फंड देती है वो यूज किया जाता है फंड सेशनिस्ट के लिए। सेशनिस्ट मतलब जी अलगाववादी जो संस्थाएं होती हैं ना जी, जो चाहती हैं हमारे कोई स्टेट को अलग बने, अलग देश बने कंट्री से। जैसे प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ के लिए इंडिया में पैसा दिया जाता है। प्रो खालिस्तानी क्या है, ये खालिस्तानी है जी, जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं। खालिस्तान की डिमांड क्या है, जो पंजाब स्टेट है, चाहते हैं कुछ लोग, खालिस्तानी बोलते हैं उन्हें, कि पंजाब को अलग देश बनाया जाए, इंडिया से अलग किया जाए, अलग कंट्री हो पंजाब, तो ये होते हैं खालिस्तानी। तो प्रो खालिस्तानी वाले मतलब, प्रो का मतलब है जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करें, बढ़ावा दें, उन्हें बोलते हैं प्रो। किसी के बाद आगे प्रो लगा हो मतलब वो उसको सपोर्ट कर रहा है, प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़। और क्या जी इसमें, और है जी जो ये गाइडलाइंस हैं ये क्या है, जो रेगुलेशंस होगी वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगी, जो भी आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिसिप्ट मिलेगी, मतलब जो भी पैसा मिलेगा उसमें पारदर्शिता आएगी और आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी इन रूल्स के कारण। अब क्या है जी, इसमें कंट्रोवर्सीज़ क्या है जी, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी मतलब विवाद क्या है। एक तो जी ये
जो स्कोप और नॉट डिफाइंड, मतलब इसका स्कोप डिफाइन नहीं है। जो भी मतलब गवर्नमेंट ने कहा है ऐसी कंट्रीब्यूशन जो नेशनल इंटरेस्ट को या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लिए हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रही है, फंड आ रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है, उसको रोका जाएगा, प्रॉफिट करा जाएगा। अब लेकिन इसमें कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, देयर इज़ नो क्लियर गाइडेंस ऑन व्हाट कंस्टिट्यूट्स पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है कोई डिफाइंड ही नहीं किया गया है इसमें, कौन कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट में माना जाएगा कि इससे नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, लिमिट्स फंडामेंटल राइट्स, इससे दूसरी कंट्रोवर्सी है जी, इसके जो नेगेटिव है आस्पेक्ट हैं कि जो रेगुलेशन लगाई गई है ना, रेस्ट्रिक्शन फकरा पे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पे, ये क्या है जी, ये जो हमारा एक्ट है हमारे आर्टिकल में दिए हुए हैं प्रोविजन, हमें राइट अधिकार दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19(1)(a) में और आर्टिकल 9(1)(c) में, राइट टू फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसका भी वायलेशन करता है जी, ये होगा। अब ये जो एक्ट है जी 2010 में पास किया गया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें होता क्या है, ये 2010 में पास किया गया और इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, लागू कौन करता है, ये याद रखना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या है, कोई भी इंडिविजुअल, मान लो कोई भी अकेला आदमी भी पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त कर सकता है, ले सकता है, परमिशन है उसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, फॉरेन फंड की भी, लेकिन उसे 25,000 तक ही फंड लेने की आज़ादी है। 25,000 से ज़्यादा अगर फंड लेगा तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रजिस्टर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब ये बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन के 25,000 तक फंड ले सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से। और क्या करता है जी, जो भी है जी, एक में ये प्रावधान है कि जिस भी कारण के लिए आपको फॉरेन फंडिंग आ रही है ना, मान लो आपको एजुकेशन के लिए फंडिंग आ रही है तो वो एजुकेशन पे ही फंड करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप उसे किसी और पर खर्च करोगे। और क्या है जी, इसमें है जी कि हर 5 साल के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रजिस्टर करना पड़ेगा हर 5 साल में। अब जो अमेंडमेंट किए गए एक्ट 2020 में, जो एक्ट में अगर अमेंडमेंट किए गए हैं तो 2020 में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें क्या प्रोविज़न लाए गए हैं, इसमें एक तो हमने जो ऊपर कुछ पढ़े जी, और दूसरे क्या है, इसमें ये लाया गया है कि जो भी मान लो फंडिंग, पब्लिक सर्वेंट को फंडिंग मिलेगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, पब्लिक सर्वेंट कौन, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना जी, सरकारी जॉब, उनको जो फंडिंग लेने का अधिकार नहीं है, वो फंडिंग नहीं ले सकते। और क्या जी प्रोविज़न इसमें, और ये जी ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जैसे भी आपको विदेश से फंडिंग मिली है ना किसी को भी, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मान लो फंडिंग ए एनजीओ को मिली है या ए पर्सन को मिली है, वो बी पर्सन को दे नहीं सकता उस फंडिंग को, आपको ही यूज करनी पड़ेगी वो फंडिंग। नेक्स्ट क्या जी, आधार फॉर रजिस्ट्रेशन, अब आधार मैंडेटरी कर दिया, ये आपको ध्यान रखना, मैंडेटरी है, अनिवार्य है बिल्कुल, कि आधार नंबर आपको देना ही पड़ेगा अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको लेनी है तो डॉक्यूमेंट की तरह आधार कार्ड देना पड़ेगा। दूसरा FRC अकाउंट, ये अकाउंट क्या है, सिर्फ जो SBI में ही खुलवाना पड़ेगा आपको अकाउंट, और न्यू दिल्ली में उसकी ब्रांच होनी चाहिए, न्यू दिल्ली में, वहीं पे ही आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर सकते हो, ले सकते हो, और किसी भी ब्रांच में नहीं ले सकते हो, और दिल्ली में ही होना चाहिए इसकी ब्रांच, वहाँ पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोविज़न इसमें की गई है जी, जो रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, पहले क्या है जी 50% तक, जितनी भी आपको 100 रुपये मिल रहे हैं 50 रुपये तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, मान लो NGO के काम के लिए, किसी खर्चे के लिए यूज कर सकते थे 50% खर्चे को, लेकिन अब क्या सिर्फ 20% ही यूज़ कर सकते हो आप, बाकी का 80% जिस चीज़ के लिए आ रहा है ना, जैसे एजुकेशन के लिए आ रहा है, इन्वायरमेंट के लिए आ रहा है, तो उसके लिए खर्च करना पड़ेगा 80% आपको, सिर्फ 20% आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मान लो NGO की बिल्डिंग बनाना, उसके लिए ऑफिस बनाना, इसमें खर्चा करना, उसके लिए सिर्फ 20% यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट का भी दिया गया है, कोई मान लो अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है सरेंडर करना चाहे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को अलाउ करती है, उसे सरेंडर कर सकता है। अब वे फॉरवर्ड क्या जी, मतलब इसको और बेहतरीन बनाया जाए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को, तो क्या प्रोविज़न हो सकते हैं। एक तो जी ये एक्सेसिव रेगुलेशन है, जो ये गवर्नमेंट ने लगाई है ज़्यादा रेगुलेशन, उनको क्या है एक तरह से ऐसा किया जाना चाहिए ताकि जो NGO वर्क करती हैं उनको अफेक्ट ना करे, तो ऐसी रेगुलेशन होनी चाहिए। दूसरा क्या है जी, ये रेगुलेशन इस तरह से होनी चाहिए कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तभी उसको प्रोहिबिट किया जाए फॉरेन फंडिंग लेने से, तो इसलिए ये गवर्नमेंट को देना अच्छी तरीके से क्या है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जो इलीगल एक्टिविटी अवैध गतिविधियां कर रही हैं NGO उनको ही रोका जाए, बाकी को नहीं। तो ये था जी इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन में। तो आज के जो हमारे टॉपिक थे करंट अफेयर के ख़त्म हुए, अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हो तो बोलो यस, तो यस तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के बारे में आज ही पढ़ा जी हमने, इसके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। ये देखो जी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
ताकि पूरा दिख सके क्वेश्चन हमें। ये देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ बायोफ्यूल इन यूज टुडे आर इथेनॉल, बायोडीजल दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी। जो बायोफ्यूल सबसे ज़्यादा यूज होते हैं उनमें इथेनॉल और बायोडीजल सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी माना जाता है इसे। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है इथेनॉल इज रिन्यूएबल एंड मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट मटेरियल। ये रिन्यूएबल फ्यूल में आता है जो इथेनॉल होता है, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा कि पॉल्यूशन कम फैलाता हो, और प्लांट मटेरियल से बनाया जा सकता है इसे। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है बायोडीजल इज प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग एल्कोहल विद न्यू एंड यूज वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स। जो बायोडीजल है उसको क्या है, एल्कोहल को कंबाइन करके वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स से भी बनाया जा सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रही है बायोफ्यूल कैन नॉट बी यूज एज ए रॉकेट फ्यूल सिंस दे हैव हाई विस्कोसिटी। जो बायोफ्यूल है जी उसके पास हाई विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी को कह सकते हो आप गाढ़ापन, जैसे आप हनी है, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, गाढ़ा होता है। जैसे वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी कम है, थोड़ा पतला होता है, तो इसकी हाई विस्कोसिटी है और ये रॉकेट फ्यूल में इस वजह से यूज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी यूज। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी जी, आपके 1 2 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 इसका आंसर है जी। फोर्थ गलत है जी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है रॉकेट में तो यूज किया है स्टारडस्ट 1.0 में, तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे 4 है काट दो, ये कट जाएगा, ए सी डी और बी आंसर हो जाएगी 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, ये देखो जी स्टारडस्ट 1.0 में यूज किया गया अभी यूएस में ये बायोफ्यूल, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम फैलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दी हुई है कुछ, ये कंसीडर करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द पावर टू एड्रेस आइदर हाउस और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी हाउस को, लोकसभा राज्यसभा को एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है, स्पीच दे सकता है, और दोनों हाउस को भी जब जॉइंट सिटिंग बैठी हो पार्लियामेंट की तब भी एड्रेस कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स द प्रेसिडेंट वाज रिक्वायर्ड टू एड्रेस ईच सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था जी तब पार्लियामेंट, जब भी पार्लियामेंट का सेशन लगता था, हर सेशन को एड्रेस करता था, प्रत्येक सेशन को संबोधित करता था। नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड दैट द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओनली वंस ए ईयर। जो 42nd अमेंडमेंट किया गया उसमें सुधार किया गया कि अब हर साल सिर्फ जो फर्स्ट सेशन होगा पार्लियामेंट का, एक सेशन को ही एक बार ही प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा, संबोधित करेगा, अपनी स्पीच देगा। तो आपको करेक्ट बताना जी 1 2 1 1 3 या 2 3 बताओ जी। देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है, ये 42nd से नहीं बल्कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1951 में ही। उसके बाद से ही क्या प्रेसिडेंट सिर्फ हर साल में बजट सेशन, जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है बजट सेशन, उसमें ही जॉइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की उसमें एड्रेस करता है दोनों हाउस को, या फिर जनरल इलेक्शन हुआ है उसके बाद जो फर्स्ट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की उसको एड्रेस करता है। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था, ना कि 42nd से। और बाकी के दो सही हैं जी बिल्कुल, तो 1 2 ए आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बोलिए इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड इन लिटिल रन ऑफ कच्छ इन गुजरात इज वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर द इंडियन वाइल्ड एस कैन बी स्पॉटेड। गुजरात में रन ऑफ कच्छ में जी एक ऐसी ये लास्ट प्लेस है जहाँ पे जो जंगली गधा है, भारतीय जंगली गधा सेंचुरी, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है, वहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस पाया जाता है। ये एक ही प्लेस है इंडिया में। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है गुजरात इज़ दी ओनली अबोर्ड ऑफ बोथ एशियाटिक लायंस एंड इंडियन वाइल्ड एसएसी। गुजरात एक अकेला ऐसा प्लेस है पूरे एशिया में, मतलब ये हमारी कंट्री में, कि जहाँ पे एशियाटिक लायंस मिलते हैं और इंडियन वाइल्ड एस, ये भारतीय जंगली गधा मिलता है। मतलब सिर्फ गुजरात में ही मिलते हैं क्या, ये बताना है आपको, करेक्ट है इनकरेक्ट है। थर्ड बोल रही है दी इंडियन वाइल्ड एस पॉपुलेशन हैज़ सीन ए मार्जिनल डिक्लाइन इन द लास्ट 5 ईयर। जो इंडियन वाइल्ड एस की पॉपुलेशन है, जंगली गधे की जो जनसंख्या है वो पिछले 5 साल में कम हुई है। तो आपको ये बताना जी। देखो जी थर्ड बिल्कुल गलत है, जहाँ जहाँ पे थर्ड है काट दो। फर्स्ट बिल्कुल सही है और सेकंड भी सही है। गुजरात ही एक ऐसा है जिसमें एशियाटिक लायंस मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं एशियाटिक लायन, गिर सेंचुरी है जी, वहाँ पे मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क या सेंचुरी। और इंडियन वाइल्ड एस भी, ये भी वहीं पर मिलते हैं जी गुजरात में। और ये इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है जो रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है गुजरात के में, जहाँ पे ये मिलते हैं। और थर्ड इसलिए गलत है जी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है ना कि घटी है, इसमें दिया हुआ डिक्लाइन, घटी है ना बढ़ी है इनकी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दिया हुआ जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट।
रिगार्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको। फर्स्ट बोल रही है ये क्या क्या काम करती है, फंक्शन के बारे में दी हुई है। ये फंक्शन करती है प्रिपरेशन ऑफ रिजर्व स्पेसिफिक टाइगर कंजर्वेशन प्लान, टाइगर को कैसे कंजर्व किया जा सके उसके लिए प्लान बनाती है। लेइंग डाउन ऑडिट रिपोर्ट रिगार्डिंग टाइगर कंजर्वेशन बिफोर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को पेश करती है जो भी टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्लान बनाया है उसे पेश करती है, देती है पार्लियामेंट को। थर्ड बोल रही है अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर डिक्लेयरिंग न्यू टाइगर रिजर्व, मतलब जब कोई भी न्यू टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा उसके लिए ये अप्रूवल देती है, अपनी मतलब परमिशन यही देती है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो आपको करेक्ट बताना है जी। देखो जी, यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा 1 2 3। यही देती है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी परमिशन टाइगर रिजर्व बनाने के लिए भी, ऑडिट भी यही करती है और प्लान भी यही बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, जो इन्फ्लेशन महंगाई का टारगेट जो आरबीआई अचीव करने से फेल हो जाती है तो कौन कौन सी प्रोविजन इसमें सही है ये बताना आपको। करेक्ट है। एक तो जी अगर एवरेज इन्फ्लेशन इज़ मोर देन दी अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव टारगेट, ये कहा गया जी अगर मान लो 4% टारगेट था और उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन रही है फॉर द 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर। 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर का क्या मतलब है, एक क्वार्टर मतलब कितने महीने का, 3 महीने का। तो 3 महीने करके अगर लगातार 3 क्वार्टर तक ये टारगेट अबव रहा है तो माना जाएगा कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको अचीव करने में फेल हो गए, विफल हो गए। और सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है अगर एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लेवल फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव टारगेट। तीसरी बोल रही है अगर टारगेट 4% था और उससे लोअर भी रहा है, मान लो 3% रही है 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक, तो भी फेल माना जाएगा कि इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट बताओ जी करेक्ट है सही है। देखो जी दोनों की दोनों यहाँ पे सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा है टारगेट से लगातार 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक तब भी फेलियर है, और कम है 3 कंसेक्यूटिव टारगेट, ये 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर याद रखने हैं आपको, समझे। 3 कंसेक्यूटिव टारगेट याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट, बजट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना आपको कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है द वर्ड बजट इज नो वेयर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बजट वर्ड है सब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में मेंशन नहीं है, ये बताना सही है या गलत है। सेकंड बोल रही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 इज रिलेटेड टू बजट, जो बजट के लिए प्रोविज़न है वो उसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 112 में दी गई है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 1 2 दोनों या दोनों गलत। देखो जी इसका सी है, हमने डिस्कशन किया था आज ही, बजट वर्ड का कोई भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है आर्टिकल 112 में, तो इससे रिलेटेड दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। तो आज का डिस्कशन हमारा इतना ही था जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो। कल मिलते हैं जी, कल के लिए वेट करो।